है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों, नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीतिक चर्चा में निपुण, प्रकृति से साधु, ईश्वर भक्त तथा तन और मन से देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक थे जिनका नाम और जीवन आज भी करोड़ों देशवासियों को मातृभूमि के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका मार्ग कभी स्वार्थों ने नहीं रोका, जिनके पांव कभी लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में सच्चाई के सामने खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी। सुभाष चंद्र बोस का पूरा नाम सुभाष चंद्र जानकीनाथ बोस था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया था। भारतीयों के साथ अल्पावस्था में अंग्रेजों का व्यवहार देखकर सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाई से पूछा, दादा, कक्षा में आगे की सीटों पर हमें क्यों नहीं बैठाया जाता है? बोस जो भी करते थे आत्मविश्वास से करते थे। अंग्रेज अध्यापक बोस के अंक देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक बार सुभाष चंद्र बोस के अंक अधिक आने पर भी छात्रवृत्ति अंग्रेज बालक को मिली तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया। उसी समय अरविंद ने सुभाष चंद्र बोस से कहा, हम में से प्रत्येक भारतीय को डायनमो बनना होगा, जिससे कि हम में से यदि एक भी खड़ा हो जाए तो हमारे आसपास हजारों व्यक्ति प्रकाशवान हो जाएं। एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित वकील के पुत्र सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। कॉलेज के अध्ययन के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि उनके कुछ साथियों के साथ अंग्रेज प्रोफेसर ने दुर्व्यवहार किया है, तो सुभाष ने कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में प्रिंसिपल से उक्त अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा माफ़ी मांगने का आग्रह किया। प्रिंसिपल द्वारा मना करने पर विरोध में छात्र हड़ताल पर चले गए। अंततः अंग्रेज प्रोफेसर को झुकना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी अंग्रेज प्रोफेसर ने पुनः भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। सुभाष चंद्र बोस ने तर्कों के साथ छात्रों का पक्ष रखा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से ही नहीं विश्वविद्यालय से भी निष्कासित कर दिया गया। वे पुनः गृह जनपद कटक आ गए। माता पिता भाई सभी की सहानुभूति उनके साथ थी, क्योंकि सभी का कहना था कि उन परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस का निर्णय सही था। इस घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस का सभी जगह छात्र सम्मान और स्वागत करते। करीब 1 साल पढ़ाई छोड़कर उन्होंने समाज सेवा की, युवाओं में सामुदायिकता की भावना जगाने का काम शुरू किया। 1 साल बाद उनका निलंबन समाप्त हुआ।
और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश मिला। इस समय उन्होंने इंडिया डिफेंस फोर्स विश्वविद्यालय यूनिट में शामिल होकर मेहनत, अनुशासन सीखा, गोरिल्ला युद्ध शैली और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया। 1918 में सुभाष चंद्र बोस ने मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, किंतु आंखें खराब होने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुनायक थे। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने चले गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी प्राप्त किया। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार से बहुत दुखी हो गए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। तब उनके पिता ने सुभाष चंद्र बोस का हौसला बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो इस पद से कभी विचलित ना होना। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया और बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष बहुत ही जल्दी कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व किया। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया गया। अपने क्रांतिकारी जीवन में सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाकर स्वतंत्रता संग्राम और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। इस पर अंग्रेज सरकार ने फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को कैद कर लिया। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। सुभाष विश्व युद्ध के दौरान निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिहा होने के लिए जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत बिगड़ते ही अंग्रेज सरकार ने रिहा कर दिया और उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। लेकिन जनवरी 1941 में सुभाष अपने ही घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया, वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद मांगी। जनवरी 1942 में उनके द्वारा रेडियो बर्लिन से प्रसारण शुरू करने से भारतीयों में उत्साह बढ़ा। 1943 में सुभाष जर्मनी से सिंगापुर आए और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश की खातिर लड़ने और बलिदान करने को उद्यत कर देने वाला इतिहास प्रसिद्ध भाषण दिया। स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज अपने शीश फूलों की तरह चढ़ा देने वाले पुजारियों की आवश्यकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून भी 1-2 बूंद नहीं, इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और उसमें ब्रिटिश साम्राज्य को मैं डुबो दूं। सभा में बैठे हजारों लोगों ने इस पर स्वीकृति देते हुए कहा, हम अपना खून देने को तैयार हैं। तब सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें कहा, इस प्रतिज्ञा पत्र पर साधारण स्याही नहीं, खून के हस्ताक्षर करने हैं।
वही आगे बढ़े जिसकी रगों में सच्चा भारतीय खून है। नेताजी की ओजपूर्ण वाणी से भारतीय युवतियों ने भी अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड आदि 11 देशों ने मान्यता दी। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का कारण और आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में गांधी जी को बताया और भाषण के दौरान गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। आजाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर आ गई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी ने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ से जा रहे थे। विमान ताइहोकू हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से तो सफल नहीं हो सका, किंतु उसका परिणाम 1946 में नौसेना विद्रोह के रूप में आया और अंग्रेज सरकार समझ गई कि भारतीय सेना के बल पर शासन नहीं किया जा सकता। आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता है जहां 30 से 35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की पहचान है। राष्ट्र के प्रति नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ताकि देश के लोगों को विपत्ति में धैर्य के साथ काम करने की प्रेरणा मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता के ऐसे सपूत थे जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे राष्ट्र को ये बताया, निजी जीवन से देश बड़ा होता है। हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है।